तो तरह तरह की चीज़ों पर हम विराम लगाना चाहते हैं इन बातों पे कि चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आए हैं, फलाना है, राजनीतिक लाभ है, ये है, साजिश है, वो सब चीज़ों पर विराम लगाना चाहता हूँ। मैं 22 वर्ष से राजनीति में हूँ। कहाँ से टिकट मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, वो पार्टी तय करेगी। जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल हैं, पर ये चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोई कार्यक्रम नहीं है। वर्तमान एमएलए गोस्वामी जी वर्तमान में एमएलए हैं, वो हमारे चाचा हैं, संरक्षक हैं, हम चाहेंगे वही चुनाव लड़ें। तो आमतौर पर जन्मदिन को लोग बाग इतना बृहद रूप से नहीं मनाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, ये सवाल उन लोगों का भी है जो शायद ये हमारा आपका पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें भी शायद उत्तर मिल जाएगा। किसी अन्य दल पे थे और संभवतः उसी दल की तरफ से आपने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे आप, उसके बाद फिर अचानक आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने दल क्यों बदला, इस बात का मैं आपको उत्तर देता हूँ। माननीय अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं और मेरे उनसे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मुझसे मेरे बड़े भाई को बुला करके 2019 के उपचुनाव में कहा कि आप तैयारी करना, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, कोशिश हम करेंगे 19 में ही लड़ा दें, पर मैं कहता हूँ कि 19 मत लड़ना, आप 22 की तैयारी करो। लोग जो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं विधायक बनकर, सांसद बनकर के धन अर्जित कर लो, बड़ा आदमी बन जाऊँ, वो लोग राजनीति में ना आए तो बेहतर है। महोबा न्यूज़ से मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो राजनीति में तो हैं, लेकिन अभी राजनीति में बहुत तेज़ी के साथ में उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत चर्चा में लगातार रह रहे हैं। वो हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर के और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता श्री जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है, महोबा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत धन्यवाद आपका। कल आपने एक वृहद कार्यक्रम किया और तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और ये कल का एक विशेष समय था, आपके जन्मदिन का अवसर। तो आमतौर पर जन्मदिन को लोग बाग इतना वृहद रूप से नहीं मनाते हैं, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी या और क्या इसके पीछे उद्देश्य था आपका? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, ये सवाल उन लोगों का भी है जो शायद ये हमारा आपका पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें भी शायद उत्तर मिल जाएगा। विचलित हैं इस उत्तर को जानने के लिए कुछ और लोग भी। यद्यपि मैं अपना जन्मदिवस कई वर्षों से, अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी, मैं किसी देव स्थल पर जाकर के परिवार के साथ मनाता था। कभी मैंने जन्म दिवस को इस तरह से नहीं मनाया है। ये इसलिए हुआ कि महोबा के नौजवानों ने एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और उन्होंने हमें भी बताया नहीं है, वो हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे। लेकिन वो बात मेरे कानों तक जब आई तो फिर मैंने उन लोगों से डिस्कस किया कि भाई, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान है, लेकिन ये चूँकि हम वर्तमान में राजनीति में हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ये किया है, सब कहेंगे जितेंद्र जी आपने किया, पर हमें क्यों नहीं बुलाया। और आप चूँकि वो 1500 लड़के मिल करके करना चाहते थे, तो इसलिए हमने कहा कि अगर बुलाना ही है तो फिर सबको बुला लेते हैं, और मेरी जहाँ जहाँ तक नज़र है, जो जो मेरे संपर्क में हैं, उन सबको लगभग बुलाते हैं। फिर भी कुछ लोग छूट गए होंगे, तो अभी बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के होने हैं जिनमें हम सबको सम्मानित करेंगे। अभी आप लोगों का कार्यक्रम बाकी है, पत्रकारों का, और जो यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों का भी बाकी है, अधिवक्ता समाज का है, बहुत लोगों का बाकी है। हम करेंगे, निरंतर करेंगे। जगह परिवर्तित हो सकती है, महोबा की जगह हमीरपुर हो सकता है, श्रीनगर हो सकता है, कबरई हो सकता है, या खरेला हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जगह तो चेंज हो सकती है, पर होना सबका बाकी है। तो कार्यक्रम कोई ऐसा नहीं था कि किसी मकसद के लिए किया गया हो। जो जन्मदिवस मनाया गया उसको मैंने, बच्चों ने केक रखा था, हमने कहा केक हटा दो। केक
मेरे दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था। तो मैंने ये कहा कि वृद्धाश्रम से 5 बुजुर्ग लेकर के आएंगे आप, उन बुजुर्गों का मैं चरण धोऊंगा और उनका चरण स्पर्श भी करूंगा, उनका आशीष मिलना मुझे आवश्यक है। जन्मदिवस मनाना तो सेकेंडरी हो गया। हमने कहा कि हम जिस वजह से एक चैन की नींद सो पाते हैं हम लोग, आप और हम भोजन कर पा रहे हैं, आज हम आप बैठ के बात कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि सेना पर हम लोग को इतना विश्वास और अटूट भरोसा है कि जो वातावरण है, जो आम जनमानस जी रहा है जीवन, वो सिर्फ उन्हीं की दम पे, भारतीय सेना की दम पर। तो क्यों ना हम उनके जो शहीद परिवार हैं उनको सम्मानित करें। शिक्षक हमारे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक दिशा मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, हम उनको सम्मानित क्यों ना करें। फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो दैनिक दिनचर्या में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, जिसमें एक वो महिला, वो एक बहन है मेरी जो सरिया उठा करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसमें महोबा के तमाम ऐसे हैं, कोई एक चाट वाला है, तो कोई चाय वाला है, तो कोई समोसा वाला है, तो कोई मिठाई वाला है, जो पूरे दिन लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को एक मंच दिया और सम्मान किया, और यही मेरे जन्मदिन का एक सबसे बड़ी, अगर मेरे मानसिक शांति की उपलब्धि अगर है तो यही है। जन्मदिन तो सेकेंडरी हो गया, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आमतौर पर ये चर्चा है शहर में, जैसे कि आपने बताया, आपने कल भी बहुत लोगों को सम्मान किया, ये आपकी योजना में और भी बहुत सारे लोगों को सम्मान करना है। एक चर्चा है ये कि क्या ये राजनीतिक पृष्ठभूमि आप तैयार कर रहे हैं या वास्तव में कोई ऐसा दूसरा कोई कारण है? मैं चूँकि कोई नब्ज़ टटोल रहे हैं क्या आप? मैं बताता हूँ आपको, मैं तो 20-22 वर्ष से राजनीति में हूँ, और मेरा आप बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे ना तो बाप दादा विधायक सांसद रहे हैं और ना मैं कोई बड़े परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, और महोबा से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है मुढ़ारी। कुलपहाड़ में जो पीताम्बरा लॉन गेस्ट हाउस बना हुआ है, वो भी चूँकि मैं पहले चरखारी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तो एक वहाँ पर एक जगह हमारी पड़ी हुई थी, पिताजी की खरीदी, उसको वहाँ एक स्पेस देके बना दिया कि कम से कम हमारे क्षेत्र के लोगों की बहन बेटियों की शादियाँ वहाँ हों। तो मुढ़ारी का मैं विशिष्ट रहने वाला हूँ और 22 वर्ष से राजनीति में हूँ। महोबा जनपद तो बाद में बटा, मुख्यालय तो हमीरपुर ही था, और आज जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग महोबा में एक छोटा सा ही प्लाट लेकर के मकान बनाने की अपेक्षा रखते हैं, वैसे हमारे भी पिताजी ने मुख्यालय में हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए हमीरपुर में एक मकान बना करके दिया था कि यहाँ से हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी। तो मुख्यालय में हम लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए रहने गए थे। वहाँ की पढ़ाई लिखाई मेरी ज़्यादातर तो मुढ़ारी में हुई है। जो प्राइमरी की पढ़ाई है वो पूरी मुढ़ारी की है आपकी। बाद में हमीरपुर चले जाते हैं, वहाँ हमारी बाकी पढ़ाई शुरू होती है। फिर झांसी चले गए, फिर दिल्ली चले गए। अगर हम पूरा सही ढंग से देखेंगे तो राजनीति में है, 22 वर्ष से राजनीति में है। चरखारी से हम चुनाव लड़ चुके हैं, हमीरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। हम तो कुरारा देहात से चुनाव लड़े थे, जहाँ मतलब दूर दूर तक हमसे कोई परिचित नहीं था, वहाँ से हम निर्दलीय चुनाव जीत के आ गए थे। जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल हैं, पर ये चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोई कार्यक्रम नहीं है। वर्तमान एमएलए गोस्वामी जी वर्तमान में एमएलए हैं, वो हमारे चाचा हैं, संरक्षक हैं। हम चाहेंगे वही चुनाव लड़ें, हम उनके साथ हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो उसको माना जाएगा, और तरह तरह की चीज़ों पर हम विराम लगाना चाहते हैं इन बातों पे कि चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आए हैं, फलाना है, राजनीतिक लाभ है, ये है, साजिश है, वो सब चीज़ों पर विराम लगाना चाहता हूँ। मैं 22 वर्ष से राजनीति में हूँ। कहाँ से टिकट मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, वो पार्टी तय करेगी, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, और जिसके लिए होगा उसके लिए सर्वोपरि होगा। अच्छा, आप इसके पहले जो है किसी अन्य दल पे थे, और संभवतः उसी दल की तरफ से आपने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे आप। उसके बाद फिर अचानक आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली।
तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या आपको भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या दिखाई दिया? मैं बताता हूँ। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में था, निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत करके आया था मैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव जो हुआ उसमें भी सामने से इलेक्शन हो गया और वो भी समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति था। चुनाव में जीत गया 2 वोट से। मेरे घर से जिला पंचायत सदस्य प्रशासन ने उठा लिए थे और दोनों जनपदों की बात पता है। क्या कभी ऐसा कोई इलेक्शन हुआ है कि सरकार में आप हों, टिकट आपका हो और आपके घर से प्रशासन जिला पंचायत सदस्य उठा ले जाए? मैं उन जिला पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रशासन के उठाने के बाद भी उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक सुलझे हुए व्यक्ति को हम जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठा लेंगे, कम से कम अपनी न्याय की बात कह सकेंगे। मैंने दल क्यों बदला, इस बात का मैं आपको उत्तर देता हूं। माननीय अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं और मेरे उनसे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मुझसे, मेरे बड़े भाई को बुला करके 2019 के उपचुनाव में कहा कि आप तैयारी करना, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, कोशिश हम करेंगे 19 में ही लड़ा दें, पर मैं कहता हूं कि 19 मत लड़ना, आप 22 की तैयारी करो। मैं 22 में आपको चाहूँगा कि हमीरपुर से मैं लॉन्च करूँ और आप चुनाव लड़िए। 17 के चुनाव में बात हुई हो? हाँ, 18 में बातचीत हुई, 19 को उपचुनाव आना था। फिर हमें किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला, तमाम चीज़ें हुई। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का हमारे पास टेलीफोन आता है और उनसे हमारी बैठकर बात होती है। जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी चीज़ की कोई लालसा, कोई अपेक्षा, कोई भी तरह का लालच नहीं है। वो सिर्फ देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस बात की उन्हें परवाह ही नहीं है, और हम सिर्फ इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हम विधायक कितने जल्दी बन जाए, सांसद कितने जल्दी बन जाए। मुझे प्रेरणा उनसे मिली और मैंने तब तय किया कि मैं बाकी का समय अपना भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात को मैंने भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, आप बहुत अभी भी यंग हैं और राजनीति में यंग लोगों की ज़रूरत भी है। जितेंद्र जी, एक सवाल है मेरे मन में कि इस समय जो यंग जनरेशन है वो राजनीति की ओर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं कर रही है। वो डाइवर्सिफाइड है, दूसरे क्षेत्रों में उसका रुझान रहता है, राजनीति में वो आना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आह्वान करता हूँ यूथ को, नई जनरेशन को, पढ़े हुए जो लिखे लड़के हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति में बिल्कुल आइए। देखिए, जीवन इसीलिए आपके पास जीने के लिए आया हुआ है कि आप संघर्ष करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो आप में निखार नहीं आएगा। आप किस मकसद से आए हुए हैं धरातल पर, आपको ये सोचना चाहिए। राजनीति में जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं लोग, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं विधायक बनकर, सांसद बनकर के धन अर्जित कर लो, बड़ा आदमी बन जाऊं, वो लोग राजनीति में ना आए तो बेहतर है। क्योंकि राजनीति बहुत टफ जॉब है। 5 वर्ष तक आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप लगातार निरंतर प्रयासरत रहिए। आपको हो सकता है बाद में निराशा हाथ लगे, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं कामयाबी किस मोड़ पर खड़ी हो और आपको अचानक आएगी और गले लगा के चली जाएगी। निराश मत होइए। अगर पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में आएगा तो मैं कहता हूं कि उसका जो राजनीति का असली मकसद है तभी कामयाब भी हो पाएगा। देखिए, आपको पता है बहुत से लोग पदों पर बैठ गए, विधायक, सांसद, मंत्री बन गए, पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए किया क्या है? किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अगर पढ़ा लिखा यूथ आएगा तो वो सोचेगा कि हम इसलिए राजनीति में आए कि हमारी इनकी ज़रूरत हमसे पूरी होनी है और हमारा ये धर्म है, कर्तव्य हम करें। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सोचा निचले तबके तक के लिए
अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए अगर सोचा, उनकी दूरदर्शिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि मोदी जी ने उन लोगों का सम्मान कर दिया प्रयागराज में जाकर के जिनके साथ लोग बैठने में हिचकते थे। कल मैंने मोदी जी से प्रेरणा लेकर के ही, आपने देखा होगा, कोई जात धर्म नहीं देखा मैंने, सबके पैर छुए और सबके चरण धोए मैंने। मेरा फिर आह्वान है, पढ़े लिखे लोग आएँ। अगर वो राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति में जो अपराधीकरण हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि हमारे जिन लोगों को आना चाहिए वो नहीं आए, इसलिए अपराधी आ गए, इसलिए व्यवसायीकरण लोग आ गए, पैसे के दम पर टिकट लिया, विधायक बन गए, सांसद बन गए। अपराधी आए, उन्होंने अपराध किया, उनका वर्चस्व बढ़ा, लोग आकर्षित हुए, वोट दिए, वो विधायक सांसद बन गए। लेकिन आम जनमानस को जिन्होंने वोट दिया वो बदले में कुछ नहीं पाए। ये जो वर्तमान काल चल रहा है, मोदी जी और योगी जी ये उन लोगों को अवसर दे रहे हैं जो वाकई में समाज में सेवा करना चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्वर्णिम काल है, आना चाहिए यूथ को। मैं तो स्वागत करता हूँ। आप जितेंद्र जी मुढ़ारी के रहने वाले हैं और क्षेत्र के किसानों की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लोकल स्तर पर भी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी भी कुलपहाड़ क्षेत्र में चकबंदी का कार्य सुनते तो हैं कि यद्यपि पूरा हो गया है। और अभी हमारे स्टूडियो में कुलपहाड़ नगर पंचायत के वैभव अर्जरिया का भी हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी बताया था कि हाँ, अभी खतौनी नहीं निकल रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये काम होने लगेगा। लेकिन अभी भी ये काम नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारी बातचीत होती है वहाँ पर, तो न तो खतौनी निकल पा रही है और लोग बड़े परेशान रहते हैं। ये स्थानीय मुद्दे के बारे में आपको कुछ संज्ञान में है कुछ क्या है? ये मुद्दा सिर्फ कुलपहाड़ तक सीमित नहीं है। आप भारत के किसी राज्य में जाइए और अगर पुराने काल में चले जाइए, आप मोदी जी के समय के बाद उस तरफ चले जाइए पीछे, और तो क्या दुर्दशा थी। ये आप तो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपको पता है। जब से मोदी जी आए, डिजिटल इंडिया किया हुआ है और मोदी जी की ये मंशा है कि हम पेपरलेस पूरी तरह से सारे ऑफिस कर दें, और निरंतर प्रगति हो रही है, बढ़ रहे हैं आगे लोग, काम चल रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जो परेशानी है ये धरातल पर आपको समाप्त होती दिखाई देगी। नहीं, लेकिन महोबा जनपद के और गांव में सब जगह हो गया है, कुलपहाड़ में और उसके आसपास में ही ऐसा विघ्न क्यों है? ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं आपको बताऊं, कि जिन अधिकारियों को या जिन जनप्रतिनिधियों को रुचि लेनी चाहिए उन्होंने नहीं लिया। शायद इसलिए ये चीज़ रह गई। हम चाहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ रह गई है तो उस पर स्थानीय जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो रुचि लें। किसानों के हक की लड़ाई लड़ना तो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको करें। नहीं, अगर किसान कर पा रहा है जिस काम को, तो आप करिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए, मान लीजिए कि आप किसी पद को सुशोभित करते हैं भविष्य में, दो तरीके हैं सेवा करने के, विधान परिषद है, विधानसभा है, या संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है। मान लीजिए आप किसी पद पे पहुंच जाते हैं, तो आपके लक्ष्य क्या होंगे सेवा करने के? बहुत ही आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका मैं उत्तर दूंगा तो शायद लोग कहेंगे कि धरातल पर ऐसा होता तो नहीं दिखता है, नेताओं को करते नहीं देख पाते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे, हो सकता है लोग प्रेरणा लेके उस दिशा में और आगे बढ़ें। मैं देता हूं जवाब आपको। मेरा उद्देश्य जो है, चूँकि विधानसभा में पहुंचना या विधान परिषद में पहुंचना या पार्लियामेंट में पहुंचना, अगर आप पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर आप जिस दल से पहुंचेंगे, जिस सरकार में होंगे, तो सरकार से आपकी अपनी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो आपके जनपद के या आपके पार्लियामेंट क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ण होनी चाहिए। बेरोजगारी हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम देखते हैं कि हमारा जो यूथ है वो निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा है पर बेरोजगार है। धरातल पर हमें उसके लिए काम करना चाहिए। सरकार इतनी सारी योजनाएं लेके आ रही है, हम उन योजनाओं का स्थानीय स्तर पर
इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। हमारे नेताओं की ये उदासीनता है कि प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं, अगर हम उनको धरातल पर ले आएँ और स्थानीय स्तर पर हम उसको इम्प्लीमेंट करा दें तो तमाम योजनाएं हैं जिनसे लोग रोजगार पा सकते हैं। आपको याद होगा पिछली बार भी हमारा जो किसान है वो ओलावृष्टि का शिकार हुआ, इस बार फिर हुआ। देखो साहब, अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो वो अलग बात हो गई, पर आपको पैरोकारी करनी है तो फिर आपको अपने नेता से लड़ना होगा, मुखिया से लड़ना होगा और अपने किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए आपको लड़कर उनका हक दिलाना पड़ेगा। कैसे भी करके उनका हक, उनकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, चूँकि वो आप ही की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने चुन के आपको भेजा है। तो मैं तो यही कहूँगा, अब तमाम लोग बदलाव की तरफ जाते हैं, तमाम लोगों ने निर्णय भी लिए, 40 सांसद दूसरे दल के आए, कहाँ गए वो सब? क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग? उन्हें लड़ना चाहिए ना। सांसद तो सांसद होता है, विधायक विधायक होता है, उसके अपने अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। पर आप देख रहे होंगे सब गायब है, कोई नहीं दिख रहा है। चिट्ठी लिख देने से कुछ होता नहीं है। चिट्ठी लिख रहे हैं तो चिट्ठी का धरातल पर भी असर दिखना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं तो यही बात कहूँगा। अच्छा, बात करते हैं महिलाओं की। भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही एक विधेयक लाने जा रही है और 2029 से पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन करने जा रही है। आपको लगता है कि महिलाओं का इसमें वास्तव में योगदान और डेवलपमेंट हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो मैं केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने आधी आबादी के लिए सोचा। तो यहाँ सोचता कौन है? लोग महिलाओं के लिए एक मानसिकता बना चुके हैं, बस वो घर में भोजन बनाएंगी और दूसरा कोई काम नहीं उनके पास। ऐसा नहीं है, महिलाएं पुरुषों से आगे हैं आज की डेट में। हम देखते हैं कि अब महिलाएं किस मामले में पीछे हैं। आप उन्हें अवसर दीजिए, तो लोग अवसर नहीं देना चाहते हैं। चार दीवारी में बंद करके रखना ये स्वतंत्रता नहीं है। उनका भी अपना जीवन है, उनकी भी अपनी सोच है, वो भी बाहर निकल करके आपकी जो लोग हैं जिन्हें सुख सुविधाओं से जो वंचित हैं उनकी लड़ाई वो भी लड़ना चाहती हैं। आप अवसर दीजिए, मौका तो दीजिए। लोग देना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए पार्टी आपको कहती है कि आइए आप, हम आपको टिकट देते हैं, तो आप ट्रांसफ़र कर देंगे अपने घर में महिलाओं को? मैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गौरी मिश्रा जी को ही बनाया था। वो महिला सीट रही होगी। बिल्कुल स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ 33% आरक्षण यदि लागू होने जा ही रहा है, अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमारे देश में और देश की आज़ादी में महिलाओं का योगदान कम थोड़ा है, उनका भी योगदान है। जितेंद्र जी, आपके साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं जिनको लेकर के आप आगे चल रहे हैं। इसका उदाहरण कल हमने भी देखा स्थानीय पर्यटक आवास गृह में आपके जन्मदिन के अवसर पर। तो क्या संदेश देना चाहते हैं यूथ को? मैं उनसे कहता हूँ कि हौसले को बरकरार रखो। कितनी बार भी गिर जाना, फिर उठने की कोशिश करना, हार कभी मत मानना, आगे निरंतर बढ़ते रहो। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ये मेरा वादा है। कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ निराश होना वहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं महोबा ही नहीं, महोबा के साथ साथ हमीरपुर के सभी नौजवान साथियों को ये बात कहूँगा, तुम्हारे हर सुख दुख में मैं खड़ा मिलूँगा, निराश मत होना। आप अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ खड़े रहेंगे या दूसरी पार्टी के युवा भी अगर आपके पास आएंगे तो उनके साथ भी रहेंगे? मैं कहता हूँ युवाओं की कोई जात नहीं होती है, युवा अपने आप में एक जाति है, और मैं युवा हूँ तो मैं सबके साथ खड़ा हूँ। मैं पार्टी बंदी से बंद करके हम सिर्फ अपने को संकुचित कर लें, ये ठीक नहीं है। पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके रूल रेगुलेशन हैं, हम उनको निरंतर पालन करेंगे। पर अगर मैं किसी पद पे पहुंच गया
और मुझसे किसी दूसरे दल का व्यक्ति आ जाता है और कहता है मैं इस संकट में हूँ, इस परेशानी में हूँ, मेरी मदद करिए। कोई किसान आ जाता है, वो मुझसे कहता है मुझे खाद नहीं मिल रही, मैं परेशान हूँ, तो मैं ये कह दूंगा कि नहीं तुम दूसरे दल के हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री बनता है, जब प्रधानमंत्री बनता है कोई व्यक्ति, जब कोई MLA बनता है, MPs बनता है, वो किसी एक पार्टी का, कोई एक जाति विशेष का नहीं रह जाता है। वो फिर पूरे उस क्षेत्र का एक तरीके से मुखिया हो जाता है। उसे सबकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसे सबके बारे में सोचना चाहिए। देश के किस नेता से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं आप? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैंने उनके जैसा लीडर नहीं देखा। शानदार व्यक्तित्व है, बहुत दूरदर्शी सोच है। देश में कम से कम 15-20 साल उन्हें और प्रधानमंत्री रहना चाहिए। हमारा देश निरंतर प्रगति करता चला जाएगा। हमें अपनी छोटी सोच को नीचे रखना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ इस बात के लिए। अगर मुझे बार बार भी कहा जाएगा कि तुम पीछे हट जाओ, किसी और को आ जाने दो, क्योंकि सरकार भाजपा की बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं कुर्बानी दूंगा उस बात को। सबसे पहले मैं तैयार मिलूंगा। इसके पहले भी जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से आपका कोई आदर्श रहा है? सब देखिए, सब ने काम किया है, सब अच्छा काम किया। अटल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सब देखिए अपने अपने समय में सबने बढ़िया काम किया है, पर मैं कहूँगा कि अटल जी और मोदी जी, ये मैं इनको अपना हीरो मानता हूँ। और अपनी ज़िंदगी में आप किसे हीरो मानते हैं? मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई है जी। छोटा भाई भी, दोनों मेरे चाचा के लड़के, दोनों मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आपके राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने में आपकी अर्धांगिनी का कितना योगदान है? बहुत है, बहुत है। तो उसका नाम नहीं लिया ना आपने, इसीलिए मैंने पूछा दोबारा। मैं बताता हूँ। देखिए, मेरी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने मेरे बच्चों को जो मैं नहीं दे पाया वो उन्होंने दिया। वो माँ का प्यार भी दिया और पिता का प्यार भी दिया। जो जिम्मेदारी पिता की होनी चाहिए वो माँ ने दी। और सही बात बताऊँ आपको तो बहुत सा वक्त हमारा ऐसा बीत गया कि हम जब सुबह निकलते थे तो बच्चे सोते हुए निकले, और जब हम रात को आए तो सोते हुए मिले। कई बार बच्चों की शिकायत भी हुई कि समय नहीं देते हैं आप। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे विपरीत परिस्थिति में 24 घंटे मेरे साथ खड़ा रहने वाला अगर कोई व्यक्ति हो, मेरा भाई है। तो ये थे जितेंद्र मिश्रा जी, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर में रहे हैं, आपकी पत्नी, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ सिपाही हैं। जैसा कि आपने हमारे इंटरव्यू के दौरान इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत अच्छा, शानदार बातचीत रही है आपसे जितेंद्र जी, और आपके भविष्य के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए महुआ न्यूज़।